नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के लिए क्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना पीना, जाना इत्यादि। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब बोलते हैं, संस्कृत में धातु बोलते हैं, हिंदी में क्रिया। जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। उपर्युक्त वाक्यों में अली और बच्चा कर्ता है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, गिर गया। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। अन्य दो वाक्य जैसे बाजार में बम फटा, बाहर बारिश हो रही है, इन वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। अब है धातु की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। एक तरफ जैसे धातु रूप और दूसरी तरफ सामान्य रूप। बोल, ना लगेगा बोलना। पढ़, ना लगते ही पढ़ना। घूम, ना प्रत्यय लगने से घूमना। लिख, लिखना। गा, गाना। हंस के साथ में ना प्रत्यय लगने से हंसना। ऐसे ही देख, धातु के साथ में ना प्रत्यय लगने से देखना। अब है क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम संयुक्त क्रिया, दूसरे नंबर पर नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। उपर्युक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इस प्रकार जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया रंजक क्रिया
रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। जैसे माताजी बाजार से आ गई, इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है तथा गई रंजक क्रिया। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही है। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहां दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठाना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, सकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। इसके अतिरिक्त सकर्मक अथवा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना, सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती हैं। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। अब है संयुक्त क्रिया के भेद। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। पहला भेद है आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। इन उदाहरणों से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, इसलिए इन्हें आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। दूसरा है समाप्ति बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। तीसरा भेद है अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह मुश्किल से सोने पाया, जाने न पाया। अगला भेद है अनुमति बोधक। जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती हैं। अगला भेद है नित्यता बोधक। जिससे कार्य की नित्यता अर्थात उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। अगला भेद है आवश्यकता बोधक। जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ में पढ़ना, होना या चाहिए क्रियाओं के जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अगला भेद है निश्चय बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा।
वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान है। 8वां भेद है इच्छा बोधक। इसे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ। क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अगला भेद है अभ्यास बोधक। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे यह पढ़ा करता है, पढ़ा भूतकाल है और भूतकाल में क्रिया करना लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बन जाती है। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। 10वां भेद है शक्ति बोधक। इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है। इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। और अंतिम भेद है संयुक्त क्रिया का पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्राय आया जाया करता है। इस प्रकार जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।